Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So, in this video, we are going to discuss legal reasoning of constitutional law, and basically, we are going to discuss about how to solve that principle and fact वाले question. इनके बारे में आज हम बात करने वाले. Basically, क्या अप्रोच होना चाहिए? How will you solve them? And इससे भी ज़्यादा important, the most expected questions we are going to discuss here. कि कौन से most expected questions है जो कि constitutional लॉ के अंदर आ सकते हैं ना गाइज. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये है कि दीज आर दी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. इसका मतलब ये नहीं होता कि 100% यही आएंगे. वुड बी द एंसिलियरी टू ऑल दिस, हो सकता है लाइक इससे एंसिलियरी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाए तो वो भी पॉसिबिलिटी है. तो इसको ऐसे मत लेना इज लाइक कि हाँ थंब रूल हो गया कि यही क्वेश्चन आएंगे. नो, ऐसा नहीं है. इसके रिगार्डिंग और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा करके मिलेंगे. चलो, before moving ahead, these are your social media handles. You can follow us on Instagram and Facebook. Also, you can join a WhatsApp and Telegram channel, or don't forget to subscribe the channel because that will give the more information and important videos about the competitive exam stuff. Now, if you want to start your preparation, you can join us. You can take the full course and you can take the sectional course. Also, you can buy the mock test and books and ebooks. For that, you have to visit manualedu.com/law-entrance, or you can call us on a 8828581455. All the links are given in the description. So moving ahead to the question, guys. First question is here. यहाँ पे क्या दिया है? It's a legal principle given here. अब हमेशा याद रखना, हमें लीगल प्रिंसिपल के अंदर ही रहना है. लीगल प्रिंसिपल के बाहर जाके कोई भी बात नहीं करनी है. यू हैव टू स्टिक टू द लीगल प्रिंसिपल. ओके. Now, Article 14 of the Constitution says that the state shall not deny to any person इक्वालिटी बिफोर अ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ अ लॉज विद इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया. अगर कोई टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर है तो उसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ अ लॉ मिलना चाहिए, एंड ऑल्सो ही शुड बी इक्वल बिफोर द इंडियन लॉ. नाउ फैक्ट सिचुएशन क्या दिया है? ड्यू टू ग्रोइंग मेनांस ऑफ टेररिज्म, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू हैव अ न्यू सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ. क्या हुआ कि टेररिज्म बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हुआ है कि न्यू सब्सटेंटिव लॉ लाया गया. सब्सटेंटिव लॉ इन द सेंस व्हाट, व्हिच टेल्स अबाउट द क्रिमिनल क्राइम लायबिलिटीज एंड व्हिच टॉक्स अबाउट द what exactly the crime is. Now, a foreign terrorist captured by police and subjected to new law claimed that his rights under Article 14 of Indian Constitution were violated. His claim will what decide. मतलब यहाँ पे उसका claim जो है वो stand करेगा कि नहीं करेगा, that we have to decide. First of all, पहली information क्या बोला है कि आर्टिकल 14 ये बोलता है कि अगर इंडियन टेरिटरी में कोई भी लॉ जो है, अगर किसी भी पर्सन का, यहाँ पे एनी पर्सन बोला है, इट अप्लाइज टू एवरीवन, whether it would be the Indian citizen, whether it would be the foreigner. तो ये किसी को भी अप्लाई हो सकता है. तो सिंपली दिस विल अप्लाई टू द सिचुएशन, एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्या होना चाहिए कि उसका जो क्लेम है वो स्टैंड होगा. दैट मींस ही विल गिव दैट, लाइक उसको हम लोग चांस देंगे कि वो क्या करे, पेटिशन फाइल करे. नाउ ऑप्शन ए सेज अबाउट फेल बिकॉज द राइट्स अंडर द आर्टिकल 14 आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया. ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होगा बिकॉज वहां पे एनी पर्सन लिखा है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाता है. ऑप्शन बी टॉक्स अबाउट फेल बिकॉज द राइट्स अंडर द आर्टिकल कैन नॉट बी मेड अवेलेबल. अभी गाइस इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो. ओनली फेल बोला है, हम लोग ने पहले प्री डिटर्मिनेशन कर लिया है, तो बी भी एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ सक्सीड बिकॉज ही इज इंटाइटल्ड टू बी सब्जेक्ट टू द सेम लॉज एज एनी अदर पर्सन चार्ज्ड विद सेम ऑफेंस वुड बी द आइडिया, वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ ऑप्शन डी सेज succeed because once he is captured by Indian authorities, he acquired all the fundamental rights that are enjoyed by Indian citizen. देखो गाइस, यहाँ पे दो ऑप्शन अलग अलग दिए हुए. पहली चीज, यहाँ पे सेम लॉज बोला हुआ है, एंड दिस इज नॉट द प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल नहीं होगा. प्रिंसिपल क्या था कि इंडिया में है. अब इंडिया में है तो इंडियन अथॉरिटी उसको कैप्चर करेगी. अगर इंडियन अथॉरिटी कैप्चर कर रही है, ही इज इन इंडिया, दैट मींस ऑल लॉज ऑफ इंडियन या फिर ऑल जो फंडामेंटल राइट जो इंडियन सिटीजन को अवेलेबल होते हैं वो उसको भी अवेलेबल होगी. तो सिमिलरली आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. सी गेट्स एलिमिनेटेड. Going to the next question, legal principle. Now legal principle क्या दिया है? आर्टिकल 12 के बारे में बात कर रहे हैं. Unless context otherwise requires the state के लिए डेफिनेशन दिया हुआ है. Be clear about this. यहाँ पे डेफिनेशन जो बोला है वही कॉन्स्टिट्यूशन में होगा कि नहीं होगा, वो यहाँ पे नहीं सोचना है. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशन है उससे अलग डेफिनेशन हो सकता है. यू हैव टू स्टिक टू द गिवन प्रिंसिपल ओनली. डोंट थिंक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली प्रैक्टिकली करेक्ट, उसके बारे में मत सोचो. नाउ रूल ए सेज गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. स्टेट का मतलब क्या है भाई? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडर एज अ स्टेट इन इंडिया. गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, हर एक स्टेट का जो गवर्नमेंट है या फिर लेजिस्लेचर है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसको हम लोग स्टेट कंसिडर करेंगे. नाउ
ऑप्शन सॉरी, रूल सी सेज ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, मतलब जितनी भी लोकल एंड अदर अथॉरिटीज है ना, वो भी क्या है, स्टेट है, अंडर द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया होनी चाहिए, या फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ, या फिर क्यों बोला और लिखा हुआ है, दैट मींस इट्स अ स्लैश। स्लैश का मतलब क्या, दोनों में से कोई एक कंप्लाई होता है तो भी चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, या फिर अंडर द टेरिटरी, इन द टेरिटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है। नाउ सिचुएशन क्या दिया है देखो, मिस्टर अरविंद इज एम्प्लॉयड विद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। गाइस ओएनजीसी क्या है, गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट कंपनी है, दैट मींस इट इज अ स्टेट। Now, he faces a discrimination at a work at hands of management and thinks that his right to equality is violated. उसकी right to equality क्या हुई है, violate हुई है। He contemplates moving a writ petition against ONGC, but his colleagues suggest that Mr. Arvind will not succeed because ONGC is not a state. उसके कलीग्स उसको बोलते हैं कि ONGC स्टेट नहीं है, बट ही नोज द लॉ, उसने आर्टिकल 12 पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। ही सेज व्हाट, कि बाबा ये तो कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो सिंपली इट इज व्हाट, ओएनजीसी इज अ स्टेट। तो अगर ओएनजीसी स्टेट है मतलब क्या, कि उसका क्लेम जो है वो स्टैंड करेगा। नाउ सी ऑप्शन ए इज व्हाट, ओएनजीसी इज अ स्टेट एज पर द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि ओएनजीसी स्टेट है या नहीं है, दैट वी हैव टू आंसर। सिंपल, पहली चीज हमें तो प्री डिटरमाइन कर लिया भाई कि ओएनजीसी जो है वो स्टेट तो है। चलो ऑप्शन बी पे जाते हैं। ओएनजीसी इज नॉट अ स्टेट, इनकरेक्ट। मिस्टर अरविंद विल नॉट सक्सीड, इनकरेक्ट, क्योंकि स्टेट है ना तो सक्सीड क्यों नहीं होगा। ओएनजीसी इज नॉट स्टेट, इनकरेक्ट। ऑप्शन डी, सी एंड बी विल एलिमिनेट, ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर मूविंग अहेड गाइस, इफ यू लाइक दी वीडियो, अगर आपको नई चीजें सीखने मिल रही है, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो, एंड यस सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड हाँ शेयर करो वीडियो को, बिकॉज आपके जो फ्रेंड्स है उनको भी ये सारी चीजें पता चलेगी, उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑल्सो दे वुड गेट हेल्प विद दिस। चलो लीगल प्रिंसिपल, द मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल है। चलो अब यहां पे आते हैं। Mr. Shyam Singh is a sitting member of upper house of a parliament, and as a recommendation of a prime minister of India, president of India appointed Mr. Shyam Singh as minister for ministry of education। guys यहाँ पे बात की जा रही है यूनियन गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, और नीचे बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, तो दोनों क्लॉज जो है वो डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंगली आंसर क्या होना चाहिए बेसिकली, देखो यहाँ पे क्या बोला है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर श्याम सिंह एज अ मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज वैलिड। नो, इट्स नॉट वैलिड, बिकॉज टर्म क्या दिया है, इट्स अ यूनियन गवर्नमेंट। हम यहाँ पे ये कंक्लूजन नहीं करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है, सो दैट इज द रीजन इट वुड बी द करेक्ट, नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ओनली। अगर मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हो तो ही आप इसको यस मार्क करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। नेक्स्ट, तो गाइस यहां पर आंसर क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन बी, नो। नाउ लीगल प्रिंसिपल, every citizen of India has a fundamental right to carry on any trade or business or profession of his choice subject to imposition of a reasonable restriction by the state। मतलब कोई भी पर्सन जो है अपना प्रोफेशन कैरी कर सकता है, बिजनेस कैरी कर सकता है, इवन ही कैन कैरी इज अ ट्रेड, नो वन कैन स्टॉप हिम, बट देयर आर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ओवर द राइट। यहाँ पर अगर किसी को रोकना है तो देयर वुड बी द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब आते हैं फैक्चुअल सिचुएशन पे। अब यहाँ पे देखो, कोई भी पर्सन अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को डिसाइड करना चाहता है तो डू आंसर ऑन अ जस्टिफिएबल मैनर, मतलब आपको जस्टिफिएबल मैनर पे ही आंसर करना होगा। कोई भी एग्जैगरेटिव रेस्ट्रिक्शन हो तो उसको अलाउ नहीं करना है। सिचुएशन, in pursuance of an order passed by Institute of Company Secretary of India prohibit a person from practice the profession of company secretary unless such a person passed a company secretaryship course and hold a certificate of a practice from the ICSI। यहाँ पे from the ICSI का मतलब क्या होता है कि ICSI ने जो सर्टिफिकेट दिया है ऑफ द पासिंग, मतलब जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है कि आप जो है सीएस बन चुके हो, कंपनी सेक्रेटरी कंप्लीट हुआ है, आपका प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट हुआ है, नाउ यू कैन प्रैक्टिस एज एन कंपनी सेक्रेटरी। तो सिंपली इस वक्त आप अपना प्रोफेशन जो है वो कैरी कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो, अदरवाइज दैट नहीं अलाउड होगा। Mr. Manoj, executive program pass student of a company secretaryship course, challenges the ban as it violates his right to carry his profession। अब देखो यहां पर क्या बात हो रही है, पहले तो रूल क्या बोला है कि prohibit a person practice the profession of company secretary unless such person passed a company secretaryship course। अब यहां पे समझो,
सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होने का मतलब क्या होता है? सिंपली जब आईसीएसआई आपको सीओपी देता है, दैट मींस दैट अलाउज यू टू प्रैक्टिस दैट प्रोफेशन, ठीक है। और barely just passing an executive program is not a certificate of practice. Certificate of practice क्या होता है? They will sign that certificate that they will allow you to practice the particular profession. That is only the COP. Now here it is a reasonable restriction on the Mr. Manoj. So that means उसका challenge जो है ban के regarding वो क्या हो जाएगा? End up हो जाएगा, वो नहीं चलेगा, quash हो जाएगा। Option A says Institute of Company Secretary of India has a superior right to ban. Wrong. Superior right to ban तो नहीं होगा because reasonable restrictions होनी चाहिए। Option B says the ban is justified as a right of Mr. Manoj to carry his profession is not absolute. Okay, this would be your answer, but पहले तो हम जाके नीचे देखते हैं। चलो, Option C, the ban is not justified as the Institute of India Company Secretary of India cannot deprive any person of his right to carry on his profession. अब देखो यहाँ पे बोला है कि आईसीएसआई जो है वो किसी का भी राइट डिप्राइव नहीं कर सकती टू प्रोफेस और टू परस्यू हिज प्रोफेशन। बट बेसिकली यहाँ पर आईसीएसआई ने किसी को रोका नहीं, आईसीएसआई ने तो अपना रीजनेबल रूल बता दिया, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी गेट्स एलिमिनेट, ऑप्शन ए इज आल्सो गेट्स एलिमिनेट। बचा बी एंड डी। डी को देखते हैं, डी में तो नन ऑफ दिस दिया हुआ है, नन ऑफ दी अबव नहीं होगा। अब नाउ सिंपली आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट आंसर। द बैन इज जस्टिफाइड बिकॉज एज द राइट ऑफ मिस्टर मनोज टू कैरी हिज प्रोफेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। नाउ नेक्स्ट, लीगल प्रिंसिपल। लीगल प्रिंसिपल क्या दिया है? ऑल सिटीजन शैल हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट इज अ फंडामेंटल राइट। सो दे आर सेइंग इट इज फंडामेंटल राइट, all have that freedom of speech and expression. चलो अब आते हैं फैक्ट सिचुएशन पर। मिस्टर सिन्हा, a famous English writer and orator, criticized another novelist. novelist मतलब जो नोवेल लिखते हैं वो। Mr. Rahul stating that The novel of Mr. Rahul is irrational and indecent. यहाँ पर उसके राइटिंग पे बात की जा रही है, उसके नॉवेल पे बात की जा रही है। His mind is impure. बात मतलब वो बोलते हैं कि उसकी माइंड जो है वो क्या है? impure है। He is a loose character. वहां पे बोला है उसका कैरेक्टर लूज है। He would write a decent and good novel. Okay. अब देखो यहाँ पे ऐसा फील आएगा आपको, मतलब ये सब रीड करने के बाद ना आपको राहुल के लिए बड़ी एक बोलते हैं ना कि एक तरीके से अच्छा इमोशनल फील मिलेगा, सॉफ्ट कॉर्नर होगा। बट वो सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पे अप्लाई मत करना, बिकॉज प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल बोलता है कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, दे कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो यहाँ पर सिन्हा ने जो किया सब करेक्ट है, बिकॉज प्रिंसिपल सेज व्हाट? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सिंपल। अब देखते हैं क्वेश्चन है, कैन मिस्टर सिन्हा बी सूड फॉर द डिफेमेशन? यहाँ पे पूछा है क्या सिन्हा को डिफेमेशन के लिए केस किया जा सकता है सिन्हा के ऊपर? मतलब सिन्हा ने तो जो ओपिनियन दिया है वो तो सुनाई दे रहा है कि इट्स अ डिफेमेशन, राइट? बट क्या प्रैक्टिकल इट इज अ डिफेमेशन? पहले तो वो देखना पड़ेगा। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द ऑप्शन ए, he is not liable because he has just expressed his personal views. Now looking at the principle, this would be the answer, correct answer होना चाहिए। चलो एक टाइम के लिए इसको कंसीडर करते हैं। Now option B says he is liable to be sued for a defamation if his statement was not true or said in malified intention. देखो सुनने में सब सही लगेगा, मजा आएगा, ये करेक्ट लगेगा, बट ये करेक्ट नहीं है। कंट्रोल योर इमोशंस अबाउट द मॉरल इंटेंशंस। मॉरल इंटेंशंस के रिगार्डिंग आपकी जो फीलिंग्स है उसको कंट्रोल करो, बिकॉज लीगल प्रिंसिपल क्या है? यहाँ पर एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन का बोला है, सिर्फ एक्सप्रेशन को ही देखो, दैट्स इट। यहां पर नहीं होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी सेज ही कैन नॉट बी लायबल बिकॉज़ ही हैज अ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। गाइस देखो यहां पर क्या हुआ, ही इज नॉट लायबल बोला है, उसके बाद एक रीजन दिया है, दैट इज बेसिकली जस्टिफिकेशन। ठीक है, अब ये जस्टिफिकेशन जो ऑप्शन ए में दिया है, क्या ये स्टिक टू द लीगल प्रिंसिपल है? नो, इट इज नॉट। इट इज नॉट अ स्टिक टू द लीगल प्रिंसिपल। लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कहां रीजन बताया है? ऑप्शन सी में बोला है। ऑप्शन सी में क्या बोलते हैं? ही कैन नॉट बी लायबल बिकॉज ही हैज अ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलो अब देखते हैं, ऑप्शन डी भी बाकी है, कहीं और कुछ चांस हो तो अलग से देखते हैं। ऑप्शन डी सेज ही कैन नॉट बी sued because both are a writer and novelist and both can criticize each other. यहाँ पे both can criticize each other बोलना ये तो moral understanding होती है, moral understanding हमें लेनी नहीं है। We are a lawyer, we are advocate, we are talking about the legality. तो simply option D gets eliminated, option A gets eliminated, option C would be your correct answer. So guys, these are the all most expected questions, or you can say most expected principles on which आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, आर्टिकल्स में जो फंडामेंटल राइट्स है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या होना चाहिए आपके लिए रीडिंग के लिए। तो फंडामेंटल राइट जितने दिए हुए हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स को एक बार देख लो,
देन यू कैन से कि जो रिट्स पिटीशन है, तो रीट पिटीशन की जो, अब यहां पर ना सब कुछ क्या रीड करना है, यू हैव टू रीड दैट डेफिनेशन पार्ट और सिंपली सेइंग दैट कंसेप्चुअल पार्ट। अगर कंसेप्चुअल पार्ट आप रीड कर लेते हो, ऑटोमेटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्टर्स है ना वो सब कवर हो जाएंगे। सिंपली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बेसिकली अगर अदरवाइज बात करनी हो तो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 विच टॉक्स अबाउट रिट टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में एक बार रीड कर लो। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे प्रिंसिपल रीड करने के लिए आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तो रीडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो। एक प्रिंसिपल को 10 से 15 बार रीड कर लो, जिसकी वजह से आप जब एग्जाम में वो प्रिंसिपल को देखोगे यू कैन क्लियरली अंडरस्टूड बाबा कि हाँ यही वही प्रिंसिपल है जो हम लोगों ने रीड किया था। नाउ यू नो दैट स्टफ कि आपको पता है कि यहाँ पे लिखा क्या है, तो आप इजीली क्वेश्चन को आंसर कर जाओगे और आपका टाइम भी बड़ा कम कंज्यूम होगा। तो दिस मच ऑफ दी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस दी क्वेश्चन एंड थोड़ा सा जो बोला है उसको प्रैक्टिस करो तो एग्जाम में बहुत इजी होगा, हेल्प होगी। सो डू प्रैक्टिस हियर एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू जॉइन अस यू कैन simply call on this number 8828581455 and 54, and also you can visit our centers. You can just connect us to the visit by visiting a center. And thank you for watching the video. Subscribe the channel, like the video and share to your friends. Thank you.